नमस्कार, मैं सोनी कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 16 सितंबर है और 16 सितंबर किस लिए महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर के दिन ओजोन परत जागरूकता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब आप ये सब सोचेंगे कि आखिर ओजोन परत की जागरूकता से हमारा क्या लेना देना। तो हम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि ओजोन परत क्या है, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और इसको बनाए रखना क्यों ज़रूरी है और इसमें कमी कहाँ से आ रही थी, क्यों कमी आ रही थी और जब कमी आई तो जागरूकता की जरूरत क्यों पड़ी। तो साथियों, हुआ क्या कि 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लास्ट में चर्चा करेंगे। उस दिन क्या हुआ था कि वैश्विक लेवल पे सभी देशों के ऊपर ये एक समझौता लागू हुआ, खास करके कि ये समझौता बाध्यकारी था कि कौन से उपाय हम ऐसा अपनाएं कि ओजोन परत का जो है जो संरक्षण किया जा सके या ओजोन परत में जो तत्व कमी ला रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए होता क्या कि हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों जो है जागरूकता की जरूरत पड़ी। जागरूकता की जरूरत इस पड़ी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरकार केवल कानून बना के उसको नहीं कर सकती जब तक उसको जन जागरण के माध्यम से, यानी कि जन जन तक वो बात न पहुंचाया जाए कि वैश्विक लेवल पे एक ऐसी समस्या आ गई जिसका निराकरण अकेले सरकार नहीं कर सकती, जिसके निराकरण के लिए सरकार को जन भागीदारी की भी साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो है इसके लिए जन जागरूकता जो है फैलाया जाता है और जन जागरूकता फैलाने के लिए खास करके कि क्या है, क्यों है, कैसे है वगैरह वगैरह बताया जाता है। तो आखिर ओजोन होता क्या है। तो साथियों, ओजोन कुछ है नहीं, ऑक्सीजन अणु होता है और ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु होता है। जब ऑक्सीजन सिंगल होता है, अकेले होता है, जैसे कि ये है, तो ये ऑक्सीजन परमाणु है और ये ऑक्सीजन अणु है। तो जब तीन ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो उसे ट्राई ऑक्सीजन कहा जाता है, यानी ट्राई ऑक्सीजन मतलब कि O3। और यही O3 ही जो है ओजोन है। O3 का निर्माण कैसे होता है। तो चूंकि ये प्रकृति में O3 के निर्माण की प्रक्रिया, ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया प्लस उसके विनाश की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। अगर इसमें मानव हस्तक्षेप न हो, यानी कि मानवों द्वारा हस्तक्षेप न किया जाए तो ये समस्या आए ही नहीं। तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ओजोन का निर्माण ऐसे होता है कि जब ऑक्सीजन अणु पर यानी O2 पर प्रकाश यानी कि फोटॉन की किरणें पड़ती है तो वो O2 दो ऑक्सीजन परमाणुओं में अलग हो जाता है, यानी OO हो जाता है। और उसके बाद ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु यानी कि ये सिंगल वाला या डबल वाला मिलके O3 बनाते हैं। अब O3 जो होता है, ये O3 काम क्या करता है। ये सबसे बड़ा जो काम करता है कि सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं पृथ्वी पर, जिनके द्वारा मनुष्य और वनस्पतियों दोनों को क्षति पहुंचती है, खास करके जीवों पर, तो उसको जो है वो सोख लेती हैं। जैसे हमारा जो वायुमंडल है, मान लीजिए ये हमारा वायुमंडल है, ये ओजोन की परत है, यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही है तो यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो कि हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालती हैं उसको सोख लेती हैं। तो ये हुआ इसके निर्माण की प्रक्रिया। और इसका क्षरण कैसे होता है। इसका क्षरण दो तरीकों से होता है। एक तो ये होता है कि एक सौर कलंक चक्र होता है जो कि 11 वर्षों में आता है। तो जब 11 वर्षीय प्रक्रिया होती है, जी 11वें वर्ष क्या होता है, कुछ साल जो है आवेशित कण का निर्माण ज़्यादा होता है। वो आवेशित कण जो होते हैं पृथ्वी से टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होता है कि वो नाइट्रोजन और जलवाष्प से आवेशित कण जो कि पृथ्वी से टकरा के निकले हैं वो नाइट्रोजन और जलवाष्प का विघटन कर देते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो मुक्त होती है, ये नाइट्रोजन फिर चली जाती है समताप मंडल में। वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। उसके अलावा O3 का विघटन कैसे होता है कि वो जैसे O3 ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन बनाया, O3 बनाया। अब होता क्या है कि अल्ट्रावायलेट किरणें लगातार आती रहती हैं। तो होता क्या है कि जब अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन पर पड़ती हैं तो वो ओजोन को तोड़ देती हैं। जब ओजोन को तोड़ देती हैं तो ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन परमाणु में अलग हो जाता है।
अब साथियों, ये प्रक्रिया जो ये नेचुरल यानी प्राकृतिक तौर पे जो ओजोन निर्माण की प्रक्रिया है और ओजोन के क्षरण की प्रक्रिया है वो चलती रहती है, लेकिन इसका कोई असर जो है हमारे वायुमंडल पे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये प्राकृतिक है, प्रकृति अपने आप अपना नियंत्रण करती रहती है। लेकिन जब मानवों ने खास करके जब विज्ञान का युग आता है और तमाम मशीनें बनती हैं, रेफ्रिजरेटर से लेके और एरोसोल स्प्रे, प्लास्टिक निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि तमाम ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की श्रेणी में आते हैं, जब वो निकल के जाते हैं उसका जो प्रकाश के ओजोन पर प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से ओजोन की परत में कमी आती है। होता कैसे है, अब CFC जब निकलता है तो वो जाएगा वायुमंडल में, जाएगा प्रकाश से जब टकराएगा तो ये क्लोरीन में और CFCl में बदल जाता है। तो क्लोरीन का होता है, क्लोरीन जब ओजोन से टकराता है तो क्लोरीन ऑक्साइड बना देता है और उसके बाद ऑक्सीजन के अणु अलग कर देता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बरसात न हो जाए या वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, ये कह लीजिए कि बरसात में जो है ऑक्सीजन जलवाष्प के साथ या फिर कह लीजिए कोहरा में जलवाष्प के साथ वो मिलकर जो है जब नीचे चली जाती है तो HCl के फॉर्म में बनती है। HCl जो होता है फिर नीचे चला आता है, यानी बरसात के रूप में नीचे चला आता है, तब खत्म होता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी दीर्घकालिक होती है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है, सैकड़ों साल तक वो पड़े रहते हैं। अब उसी में ब्रोमीन जो होता है वो क्लोरीन का 100 गुना ज़्यादा घातक होता है, यानी कि अगर क्लोरीन एक ओजोन को तोड़ेगा तो ब्रोमीन 100 ओजोन को तोड़ देता है। तो ये कैसे पता चलता है कि ओजोन का एक कोई परत होती है या कुछ होता है, इसके लिए एक डाप्सन नाम की मीटर होता है जिससे मापा जाता है कि कितनी मोटी परत को डाप्सन कहा जाएगा। तो 0.01 मिलीमीटर मोटी जो परत होती है वो डाप्सन इकाई के तहत आती है, यानी एक डाप्सन बराबर 0.01 मीटर। तो औसत सांद्रण जो माना जाता है 300 डाप्सन का, यानी कि 300 डाप्सन यानी 300 इकाई तक मोटी अगर ओजोन की परत है तो माना जाएगा कि ओजोन ठीक ठाक है। लेकिन जब उसमें कमी आ जाती है, ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन कमी आ जाती है यानी कि 220 से कम जब हो जाती है डाप्सन की इकाई, तो ये मान लिया जाता है ऐसी जगहों पे ओजोन का क्षरण हो चुका है। अब ओजोन का क्षरण होता कैसे है, हमारे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, प्लास्टिक के निर्माण के लिए जो फ्लोमिंग एजेंट होते हैं वो फोमिंग एजेंट, फिर उसके बाद प्रणोदक में जो यूज किया जाता है एरोसोल स्प्रे, इन सबसे CFC गैसें निकलती हैं। ये गैसें जो है जाती हैं और ओजोन का क्षरण करती हैं। और हम इसको रोक कैसे सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। उसके बाद जो है हम पैकेज जो फूड आता है उसको खरीदने से बचें। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा सब्जी और फलों का उपयोग करें। और 16 सितंबर को क्यों ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, हम इस पे आते हैं। साथ ही इससे पहले थोड़ा सा आपको हम बता दें कि इसका जो ओजोन जब क्षरण होता है तो पराबैंगनी किरणें जब हमारे ऊपर आते हैं तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। उसका दुष्प्रभाव रूप में एक होता है, पहली चीज़ तो जब स्किन पे बहुत ज़्यादा पड़ने लगती हैं तो स्किन बर्न हो जाती है, और जब बार बार होती है तो त्वचा कैंसर का रूप लेती है। हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यानी फेफड़े, जिसका आंतरिक फेफड़ों का आंतरिक अंग जो है वो प्रभावित होता है। DNA में भी परिवर्तन हो सकता है, साथ ही साथ जो है मोतियाबिंद हो सकता है या नेत्र संबंधी और रोग हो सकते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। अब हम बात करेंगे 16 सितंबर का ही दिन क्यों हुआ था। क्योंकि 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल में एक बाध्यकारी समझौता हुआ था सभी देशों द्वारा, और सबके ऊपर ये लागू किया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया